अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 हम लोग पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं और फिर आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 8 है और इसकी थ्योरी का फिर हमारा आज का पहला लेक्चर होगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 की अगर बात करें तो ये हमारे पास दो पोर्शन के अंदर डिवाइडेड है। पहला पोर्शन जो है वो इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसके जितने भी केसेस हैं उसके ऊपर मुश्तमिल है और जो दूसरा पोर्शन है उसके अंदर सारे का सारा जो है वो वेव्स के ऊपर मुश्तमिल है। उसके अंदर सारी की सारी वेव्स की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, तो हम भी इसको इसी तरह से लेके चलेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझेंगे और इसके रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनकी जितनी भी डेरिवेशन वगैरह है उसको परफॉर्म करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी ये पार्ट पढ़ने के बाद हम लोग पहला वाला पार्ट पढ़ने के बाद उनको ख़त्म कर देंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स को इस पोर्शन के साथ ही सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग जंप करेंगे इसके नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर जो कि वेव्स वाला है। उसकी सारी थ्योरी पढ़ के फिर उसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर जाएंगे। तो पहला जो पार्ट है चैप्टर नंबर 8 की थ्योरी का, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये पार्ट ए है, जिसके अंदर हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आज की जो ये वाली वीडियो है इसके अंदर हम छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का और अगर टाइम बचा तो हम इसका एक केस जो है वो सॉल्व भी कर लेंगे जो कि स्प्रिंग वाला है। अच्छा, ये वाली जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग मैट्रिक क्लास के अंदर भी जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 12 के अंदर। तो उसकी थ्योरी के अंदर भी जो है वो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने वहाँ पे बनाए थे, वही सारे के सारे यहाँ पे भी यूज़ होंगे। बस थोड़ी सी डिटेल के अंदर जो है उनको जो इसकी ये वाली चीज़ें हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए इनको जो है वो सिर्फ हम लोग ओवरव्यू करेंगे, ऐसे समझने की रिवाइज करेंगे और फिर इसके जो केसेस हैं उनको काफ़ी डीपली हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग वाला लेक्चर भी जो है वो रिवाइज कर लो, चैप्टर नंबर 12 के अंदर मौजूद होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, तो वही सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर बिल्कुल बेसिक से जो है वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो यहाँ पे हम सिर्फ उसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं, मतलब उन्हीं चीज़ों को जो है वो रिवाइज करने जा रहे हैं, वही सारी की सारी चीज़ें। सबसे पहले अगर हम लोग देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले, तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो क्या है, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या होती है, अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। कि एक ऐसी मोशन कि जो एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट करे, उसको हम लोग बोल रहे होते हैं कि ये पीरियोडिक मोशन है, या फिर इसको वाइब्रेटरी मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन भी कहते हैं। हमने 3 टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो स्टार्ट में पढ़ी थी जब हम लोग मोशन को स्टार्ट कर रहे थे कि हमारे पास बहुत सारी किस्म की मोशंस होती हैं। एक लीनियर मोशन होती है या जिसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन भी कह रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग सर्कुलर मोशन के ऊपर गए थे और चैप्टर नंबर 4 के अंदर उस सर्कुलर मोशन को भी पढ़ा और पैराबोलिक मोशन को भी जो है उसी के अंदर हमने डिस्कस किया था। अब जो ये वाली टाइप है ये आपके पास तीसरी टाइप ऑफ मोशन जो कि वाइब्रेटरी, ऑस्किलेटरी या फिर उसे हम लोग पीरियोडिक मोशन भी बोल रहे होते हैं, अब यहाँ से वो शुरू हो गई है। वेव्स के अंदर भी हम लोग इसी टाइप ऑफ मोशन को जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर भी इसी टाइप को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। एक एग्जांपल अगर लें डेली लाइफ से तो सिंपली पेंडुलम की एग्जांपल ले लेते हैं कि पेंडुलम को अगर हम लोग मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करें या फिर इसको ऊपर तक लेके जाएं और यहाँ से छोड़ें, तो हम देखते हैं कि इसकी जो क्या बोलते हैं मोशन होती है वो क्या होती है, पीरियोडिक मोशन होती है। यानी कि ये खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट कर रही होती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और इस तरह से। इसी तरह जो मोशन ऑफ वाटर वेव्स होती है, ठीक है, जो पानी की हमारे पास वेव्स होती हैं वो भी पीरियोडिक मोशन के अंदर आती हैं। सारी की सारी एग्जांपल हमने तब भी ली थी जब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जब हम लोगों ने मोशन को इंट्रोड्यूस करवाया था कि ऐसी मोशंस के जो अपनी आप को रिपीट करें आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, पीरियोडिक मोशन बोल रहे होते हैं, या फिर वाइब्रेटरी मोशन भी बोल रहे होते हैं, या फिर ऑस्किलेटरी मोशन भी बोल रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वाइब्रेशन का लफ्ज़ आता है। वाइब्रेशन है क्या, वाइब्रेशन किसको बोलते हैं, या फिर एक वाइब्रेशन हम लोग किसको बोल रहे होते हैं। अ कंप्लीट साइकिल ऑफ पीरियोडिक मोशन क्या होती है हमारे पास, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या चीज़ होती है,
कि पीरियोडिक मोशन का कंप्लीट साइकिल जो है वो आपके पास एक वाइब्रेशन कहलाता है। कैसे कि यहाँ से अगर हमने इसको छोड़ा, ये गया यहाँ तक और फिर वापसी आया यहाँ तक, तो ये जो इसका एक साइकिल है। साइकिल क्या होगा कि यहाँ से छोड़ा और ये इसी पोजीशन के ऊपर वापसी आया, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक वाइब्रेशन हुई है। ठीक है, वाइब्रेशन क्या कि यहाँ से इसको छोड़ा और उस बॉडी ने साइकिल कंप्लीट किया, मतलब पूरी मोशन करके वापसी वो अपनी जगह पे आ गई, तो हम कहते हैं कि ये इसका एक साइकिल है। इसी तरह यहाँ पे भी देखो तो एक पूरा कंप्लीट साइकिल जो है वो, मतलब यहाँ से अगर हम लोग देखें और यहाँ तक, तो ये इसका एक जो है वो साइकिल, या फिर इसको हम लोग एक वाइब्रेशन भी कहते हैं। मतलब पीरियोडिक मोशन का एक कंप्लीट साइकिल जो होता है वो आपके पास वाइब्रेशन हम लोग इसको बोल रहे होते हैं। अच्छा, ये तो होगी पीरियोडिक मोशन, जो कि बिल्कुल एक बेसिक सी चीज़ थी, सबको पता थी। इसी को आगे जो है हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। अब अगर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर आए, तो इसको जब हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, आप खुद ही जो है डिफाइन कर देंगे। पीरियोडिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, वो ये वाली होती है। जब हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो इसको आखिर में जो हम लोग डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले हम लोग देखें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं, फिर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है, वही जो मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ा था हमने कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। बॉडी की मीन पोजीशन से किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर आप उसकी पोजीशन को जो है वो कंसीडर कर रहे हो, या फिर उसकी पोजीशन का डिस्टेंस देखना चाह रहे हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्स से। इसी की अगर एग्जांपल लें हम, तो हमें पता है कि मेन पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक पोजीशन। शुरू में या फिर उस बॉडी को अगर आप बिल्कुल छोड़ दो, मूव ना करवाओ, ये बॉडी वो मूव ना कर रही हो, तो उसकी जो स्टैटिक पोजीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इसकी मेन पोजीशन है। अब अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे, ठीक है, इसको डिस्टर्ब करोगे और ये इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देगी बॉडी, तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, फ़र्ज़ करो कि मैं इस इंस्टेंट के ऊपर जो है वो बोलना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ, इसकी पोजीशन को जो है वो मैं नोटिस कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर जो इसकी मेन पोजीशन तक का डिस्टेंस है, इसको हम लोग एक्स बोल रहे होंगे। इसी तरह अगर हम लोग स्प्रिंग की बात करें, जो कि हमारे पास एक केस भी है, अगर टाइम बचा तो आज उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ये इसकी मेन पोजीशन है, बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन है। और अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाऊं और छोड़ूं, तो ये भी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, पीरियोडिक मोशन जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, फ़र्ज़ करो कि एक इंस्टेंट के ऊपर हमने इसको नोटिस किया और वो जो है वो यहाँ पे था, ठीक है, इस पोजीशन के ऊपर था, तो इसकी मेन पोजीशन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हम लोग देख सकते हैं। फ़र्ज़ करो कि इस पोजीशन के ऊपर मैं देखना चाह रहा हूँ, जब ये यहाँ पे आया तो हमारे पास, मतलब इसको मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, तो इसकी मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस बनेगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जो है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। यानी कि अपनी मेन पोजीशन से वो बॉडी जितना मैक्सिमम दूर जाती है। होता क्या है कि जब आप इसी की एग्जांपल अगर लें, तो इसको मैंने यहाँ पे ले जाके छोड़ा, तो अब ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अपनी मेन पोजीशन से ये कितना ज़्यादा दूर जा सकता है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे, एम्पलीट्यूड। और वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ तक फ़र्ज़ करो कि ये आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है एम्पलीट्यूड बोलेंगे। या फिर इसके अगर बिल्कुल एंड्स देखें, फॉर एग्जांपल इसको हमने छोड़ा, ये मूव करना स्टार्ट कर दिया इस तरह से इसने, तो इसकी जो मैक्सिमम, मतलब ये जहाँ तक दूर जा सकता है अपनी मेन पोजीशन से, उसको हम लोग बोल रहे होंगे कि ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। फिर इसके बाद जो हमारे पास एक और चीज़ आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा आगे यूज़ भी होगी, जिसको हम लोग टाइम पीरियड कह रहे होते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, वाइब्रेशन क्या होती है हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा होता है उसे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, टाइम पीरियड। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल टी से। वही एग्जांपल कि इसको मैंने यहाँ से छोड़ा, ये पूरा यहाँ पे गई,
फिर अपनी उस पोजीशन के ऊपर वापसी आई, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट किया। तो इस पीरियड को कंप्लीट या फिर इस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, टाइम पीरियड। एक पीरियड को कंप्लीट करने के अंदर या फिर एक साइकिल को या फिर एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो टाइम पीरियड है उस वाइब्रेटिंग बॉडी का। फिर हमारे पास जो चीज़ होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर कंप्लीट होने वाली वाइब्रेशंस हमारे पास क्या कहलाती हैं, फ्रीक्वेंसी। इसको जो है वो हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से। ये एक सिंबल है जो हमने मैं अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। न्यू से इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या फिर सिंपली इसको एफ से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है काफ़ी सारे नोट्स के अंदर, लेकिन ज़्यादातर जो जहाँ पे या फिर जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो ये न्यू होता है। तो ये इसकी जो है वो इसका सिंबल है, इसकी डिनोशन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की। और हमने पढ़ा क्या कि एक यूनिट टाइम के अंदर कंप्लीट होने वाली वाइब्रेशन हमारे पास क्या कहला रही होती हैं, हाँ, फ्रीक्वेंसी। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/t जो होता है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देता है। अच्छा, अब अगर इसको समझें कि 1/t से कैसे फ्रीक्वेंसी आ रही होती है। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी आप लोगों को समझ में आ गई ना कि यहाँ से मैंने इसको छोड़ा, यहाँ पे गए, फिर वापसी आई यहाँ तक। तो फर्ज करो कि इसको लगी 0.5 सेकेंड्स। यहाँ से जो है मैंने छोड़ा, स्टॉप वॉच खोली और देखा, तो जब ये अपनी इस पोजीशन के ऊपर वापसी आई तो जब टाइम मैंने देखा तो टाइम मैंने देखा कि ये 0.5 सेकेंड्स लग रहे थे इसको। ये क्या कहलाएगा, इसका टाइम पीरियड, क्योंकि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना ऐसे टाइम लिया वो 0.5 सेकेंड थे। तो हम बोलेंगे कि जो टाइम पीरियड है इस वाले पेंडुलम का वो है हमारे पास 0.5 सेकेंड्स। अब अगर इसी तरह हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड इसका जो है वो 0.5 सेकेंड है, तो आप लोग जो है वो जहन में जो है वो अपनी कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दोगे। आप लोग बोलोगे कि यार इसने एक वाइब्रेशन जो है वो की है आधे सेकेंड के अंदर, ठीक है। मतलब ये एक वाइब्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ तक एक वाइब्रेशन जो है वो आधे सेकेंड के अंदर कर रहा है। और फ्रीक्वेंसी हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब क्या कि एक सेकेंड के अंदर, क्योंकि यूनिट जो हम लोग लेते हैं टाइम की वो बेसिकली सेकेंड ही लेते हैं ज़्यादातर। तो एक सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन ये कर रहा होगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम पीरियड इसका जो है वो 0.5 सेकेंड है, बताओ यूनिट टाइम के अंदर ये कितनी वाइब्रेशंस करेगा, या दूसरे अल्फाज में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे कि आधे सेकेंड के अंदर एक वाइब्रेशन हो रही है, एक सेकेंड गुजरेगा तो ये दो वाइब्रेशंस कर रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो आप लोग बोलोगे क्या कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, ठीक है। क्या होगी, 2 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो ये इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। कि कैसे कैलकुलेट किया आपने, अभी तो दिमाग में कैलकुलेट की ना, लेकिन अगर आप इसको देखो मैथमेटिकली देखो तो आपने कैसे कैलकुलेट किए, इसी तरह से कि फ्रीक्वेंसी या फिर इसको न्यू से ही अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, ठीक है, न्यू से ही अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो आपने कैलकुलेट ऐसे किए 1/t। इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/t क्या था आपके पास 0.5, ठीक है। इसको आप जब आप लोग कैलकुलेटर के अंदर डाल के सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 आएगा, और वही इसकी फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड के अंदर ये 2 वाइब्रेशंस को कंप्लीट कर रहा है। और अगर वैसे भी हम लोग देखें तो ये 0.5 जो है इसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है। 0.5 को मैंने 1/2 बना दिया। फिर वही जो मैथमेटिकली जो हम लोग करते हैं कि 1 इस डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं तो 2/1 मतलब ये उलट हो जाता है, सिंपल मैथमेटिक्स। फिर 2 1 2 आएगा, तो आंसर आपके पास क्या आया, वही 2 आया। तो हमने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी हो और हमें टाइम पीरियड पता हो तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली 1/t करते हैं, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है कि एक सेकंड के अंदर वो बॉडी कितनी वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट कर रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस। ये तो हम लोगों ने ऊपर जो है वो देख लिया पीरियोडिक मोशन क्या होती है और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब हम लोग देखते हैं कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब क्या कि हम पहचाने कैसे किसी चीज़ को कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये कौन सी मोशन है।
तो ये वो वाली कंडीशंस हैं कि जो अगर किसी बॉडी जो मोशन परफॉर्म कर रही है उसके अंदर अवेलेबल हुई, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने ये वाली कंडीशंस देख ली और सेटिस्फाई हो रही ये वाली मोशन, तो हम कहेंगे कि ये वाली जो मोशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मतलब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशंस बता दी कि अगर कोई सी भी मोशन जो आप कंसिडर कर रहे हो उसके अंदर ये चार की चार चीज़ें जो है वो अगर आप लोगों को दिख रही हैं तो आप ये पहचान जाओगे, या फिर वो जो है वो चीज़ आप ये कहोगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर ये चार चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हुई, ये चार कंडीशंस पूरी हो रही हुई, तो पहला क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए देयर मस्ट बी रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। वही मैट्रिक क्लास के अंदर जो पढ़ा था कि जो इस बॉडी की मोशन आप कंसिडर कर रहे हो और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये हमारे पास मोशन है, बताओ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है, तो आप लोग सबसे पहले क्या देखोगे कि जो वो मोशन आप कंसिडर कर रहे हो वहाँ पे कोई ना कोई रीस्टोरिंग फोर्स लाजमी होनी चाहिए। कोई भी अगर पीरियोडिक मोशन हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स लाजमी होनी चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या कि जो उस बॉडी को अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वापसी लेके आ रही हो। रीस्टोरिंग फोर्स क्या कि जो उस बॉडी को अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वापसी लेके आ रही हो उसे हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। वो जब हम लोग केस पढ़ेंगे तो उसमें देख भी लेंगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि मोशन मस्ट बी पीरियोडिक। ये एक जो है आपके पास कंडीशन है कि मोशन जो होनी चाहिए उस बॉडी की वो मस्ट बी पीरियोडिक होनी चाहिए, या फिर वाइब्रेटरी होनी चाहिए, या फिर ऑस्किलेटरी होनी चाहिए। मतलब वो किसी खास इंटरवल के बाद अपनी उसको मोशन को जो है वो रिपीट कर रही हो। तो ये आपके पास होगी दूसरी कंडीशन। ये दो कंडीशन थी, और जो मेन कंडीशन है वो ये वाली है जिससे हम लोग पहचानते हैं। ये दो कंडीशन मेन है, ये वाली जो है वो आप सिर्फ समझने के लिए जो है अपनी जहन में रख सकते हो। जो दो मेन कंडीशन हैं वो ये वाली हैं जिससे हम लोग पकड़ते हैं और देखते हैं कि भाई ये वाली जो मोशन है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये कौन सी है? ये वाली जो तीसरी कंडीशन है ये कौन सी है कि एक्सेलरेशन ऑफ मोशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। एक्सेलरेशन जो होगी जिस मोशन को आप लोग कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, वो जो भी बॉडी उस मोशन को परफॉर्म कर रही है उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। और इसका मतलब क्या, अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो ये बोल रही है, ये जो हमारे पास कंडीशन है हमें बता रही है कि एक्सेलरेशन जो है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और साथ में ये भी देख लेते हैं आखिरी जो कंडीशन है वो क्या है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगी, यानी कि वो बॉडी हमेशा मेन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश कर रही होगी, या फिर जो उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो मेन पोजीशन के ऊपर आ रही होगी, जो कि हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन से शो करवाते हैं। ये आपके पास जो है वो कंडीशन है कि जिससे हम लोग पहचानते हैं कि जो मोशन है आपके पास वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। इससे प्रूव होता है, इसी चीज़ से प्रूव होता है, इसी मैथमेटिकल फॉर्म से प्रूव करते हैं हम लोग कि कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है फिर नहीं। और वो ये वाली दो है, इसकी वर्डिंग यहाँ लिखी हुई है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। और जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्शन जो है उसकी, ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें शो करवा रहा है कि जो मूविंग बॉडी की डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होनी चाहिए। अब इसी पेंडुलम की अगर हम लोग एग्जांपल लें, और ये हमारा केस भी है जो आगे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं या आगे जो है हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो पेंडुलम की एग्जांपल है। अब आप यहाँ पे देखें तो मतलब सिंपल थोड़ा सा समझाने के लिए अगर आपको मैं बोलूँ तो मैं इसको जितना ज़्यादा दूर लेके जाऊँगा ये उतनी ज़्यादा तेज़ी से जो है या फिर उतनी ज़्यादा जो है वो एक्सेलरेशन से मूव करेगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से जितना ज़्यादा होगा, इसकी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो उतनी ज़्यादा होती जाएगी। मतलब ये उतनी ज़्यादा जो है वो एक्सेलरेट करती जाएगी बॉडी। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो ये अगर मेन पोजीशन से ऊपर जा रही है तो होगा क्या कि ये मतलब वापसी अपनी मेन पोजीशन के ऊपर आने की कोशिश कर रही होगी, या फिर इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी जो इसको मेन पोजीशन के ऊपर वापसी लेके आने की कोशिश कर रही होगी।
तो फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है, जो इसको मेन पोजीशन के ऊपर वापसी लेके आ रही है, ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन, फोर्स ही एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास कैलकुलेट होती है। और हमने ये भी पढ़ा था न्यूटन के लॉ के अंदर कि जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही हो उसी डायरेक्शन के अंदर बॉडी जो है वो एक्सेलरेट करती है। तो जब ये अगर ये अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वापसी आ रही है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, वही वाली बात कि रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वापसी लेके आ रही है। और अगर फोर्स लग रही है तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन के अंदर लग रही है, मतलब बॉडी उस तरफ जा रही है लेकिन एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मेन पोजीशन की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे जो हम लोग इसी एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा ये अपनी डिस्प्लेसमेंट करेगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगी, और वो जो एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा इसको अपनी मेन पोजीशन के ऊपर लेके आ रही होगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने किस तरह से डिफाइन किया, ये ऊपर है कि एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपके पास डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, एंड एक्सेलरेशन शुड बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो ये आपके पास क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेरिवेशन हो गई, डेफिनेशन हो गई। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो कि द मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड is always directed towards the mean position is simple harmonic motion। तो ये आपके पास जो वो क्या आ गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन भी आ गई। अच्छा, ये जो है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन और इसको समझने के लिए जो सारी की सारी कंडीशंस थी। अब अगर इसकी एग्जांपल की बात करें हम लोग, ठीक है, इसकी एग्जांपल की बात करें तो वही जो एग्जांपल्स हैं वो आगे हमारे केसेस भी होंगे जिनको हमने आगे डिराइव करना होगा या प्रूफ करना होगा। एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं कि द मोशन ऑफ अ बॉडी attached to one end of string to one end of spring, ठीक है, पहली एग्जांपल ये होगी। फिर दूसरी एग्जांपल होगी मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, कि जो प्रोजेक्शन, जो साया होता है एक बॉडी का जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, और यहाँ से अगर इसके ऊपर जो है वो हम लोग लाइट लगाएं, ठीक है, तो इसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो अगर फ़र्ज़ करो कि हमें यहाँ पे दिख रही है तो इसकी प्रोजेक्शन कैसे दिख रही होगी, जब ये यहाँ पे होगी इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे, जब ये यहाँ पे होगी इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे, जब ये यहाँ पे होगी इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे। फिर इसी तरह जब ये पूरी यहाँ से जा रही होगी तो इसकी प्रोजेक्शन हमें यहाँ जाती हुई दिखा रही होगी। मतलब आप सर्कुलर मोशन को कंसिडर करो, नज़र में रखो, ठीक है। तो इसकी जो क्या बोलते हैं प्रोजेक्शन है वो आपको कैसे मूव होती हुई नज़र आएगी, यूँ 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 यूँ, इस तरह से। जब ये पूरी यहाँ से यहाँ पे जाएगी तो इसकी जो प्रोजेक्शन है, जो इसका साया है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जाएगा। फिर जब ये यूँ मूव कर रही होगी तो इसका साया यहाँ पे आएगा, फिर यूँ मूव करेगी तो यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब कि बॉडी यूँ और यूँ मूव कर रही है। तो इसकी भी जो मोशन है वो आपके पास वाइब्रेटरी मोशन होती है, और इसको हम लोग आगे ड्राइव भी करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, इसकी चीज़ें भी सारी कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास केस नंबर 2 है ये, ठीक है। तीसरा और सबसे आसान जो है वो आपके पास कौन सा है कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ज्योमेट्रिक क्लास के अंदर भी हमने जो है वो देखा था कि सिंपल पेंडुलम की जो हमारे पास मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास केस होगा वो ये वाला होगा, जिसे हम लोग
केस नंबर 1 बोलेंगे, जो अगली वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो ड्राइव करेंगे। ठीक है, आराम से केस नंबर 1 को। और जो दूसरा केस होगा वो हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल वाला होगा, केस नंबर 2, जो फिर उससे अगली वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग ड्राइव करेंगे। थोड़ी ये वाली जो डेरिवेशन है या फिर ये वाला जो केस है ये थोड़ा बड़ा है, तो ये हम पूरी एक वीडियो के अंदर ही जो है वो कवर करेंगे। और जो पेंडुलम वाला है आपके पास केस नंबर 3 है, तो देखेंगे ये वाला केस सबसे ज़्यादा जो है वो छोटा है, तो इसको और इसको पेंडुलम वाले को दोनों को एक वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। और जो ये केस नंबर 2 है, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, ये हम लोग एक वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब इनके अंदर, इन केसेस के अंदर हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये जो मोशन होती है एक बॉडी की, जो एक एंड ऑफ स्प्रिंग के साथ कनेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा होता है। अगर इसको हम लोग डिस्प्लेस करें तो ये जो मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, ये वाली, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और हम लोग इसको मैथमेटिकली मतलब पूरा ड्राइव करके इस तरह से सॉल्व करेंगे या फिर प्रूफ करेंगे, तो वो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। आज जो था वो सिंपल सा इंट्रोडक्शन था सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और मतलब इसकी जो सारी की सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को आगे काम आएंगी इन केसेस को ड्राइव करने के अंदर, वो हम लोगों ने आज जो है वो कवर किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।